डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन द्रविड़ बायोलॉजी क्लासेस। द्रविड़ बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से हम लोग नर प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और उसमें आने वाले जितने भी अंग हैं, सेक्सुअल ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है, लैंगिक अंग है, उनके कार्यकलाप के बारे में जानेंगे। क्या करता है, कैसे काम करता है, या यूं कहिए कि मानव या पुरुषों में जो नर लैंगिक अंग होते हैं उनके समूह यानी नर प्रजनन तंत्र किस प्रकार काम करता है उसके बारे में हम जानेंगे। कहां से क्या बनता है, कैसे काम करता है नर पर पुरुषों का प्रजनन तंत्र, इसके बारे में आज विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन, अगर किसी भी प्रकार का वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाती है तो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में, सूचना के रूप में सबसे पहले और आसानी पूर्वक पहुंच सके, ताकि आप उसका लाभ ले सकते। चलिए बिना देर किए हम आते हैं पुरुषों के प्रजनन तंत्र पर, यानी नर प्रजनन तंत्र पर। कौन कौन से अंग होते हैं, कैसे काम करता है, इसके बारे में आज जानेंगे। बारीकी पूर्वक समझिएगा मेरी बातों को जरा। सबसे पहले आप ये देखिए, एक छोटा सा बच्चा में लड़का जो है उसमें भी इसमें से अधिकांश अंग मौजूद होते हैं। अगर जंघार और प्यूबिक हेयर को छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दी जाए, तो लगभग अधिकांश अंग उसमें भी पाया जाता है लड़का लोग, छोटा बच्चा में भी। और एक बड़ा व्यक्ति में भी यही सारे अंग पाए जाते हैं। लेकिन दोनों में अगर अंतर, बिहेवियर को देखा जाए, दोनों की बर्ताव को देखी जाए, तो काफी डिफरेंस होता है, काफी अंतर होता है। एक छोटा सा बच्चा में सभी अंग होने के बावजूद अपना से विपरीत लैंगिक अंग वाले प्राणी, अगर मेल है तो फीमेल के प्रति किसी तरह का विशेष आकर्षण नहीं रहता है, अट्रैक्शन नहीं रहता है। जबकि वही लड़का प्रजनन अवस्था में चला आता है, यौवनारंभ के बाद वाले 13 से 16 वर्ष हो जाने के बाद वाले उम्र में जब आता है, तो उसको अपना से विपरीत लैंगिक अंग वाले यानी फीमेल के प्रति एक अजीबोगरीब अट्रैक्शन होता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, लैंगिक आकर्षण होता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि सारा अंग बच्चा में भी पाया जाता है और सियान व्यक्ति में भी, मैच्योर्ड व्यक्ति में भी यही सारे अंग होते हैं। आखिरकार डिफरेंस कहां होती है कि सियान होने के बाद उसमें महिलाओं के प्रति आकर्षण होता है, जबकि बचपन में किसी भी प्रकार से कोई आकर्षण अट्रैक्शन किसी महिला के प्रति नहीं होता है। इस बात को समझेंगे। सबसे पहले यही बात को समझना है। तो समझिए, अगर अट्रैक्शन की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी कारण क्या बनता है? सबसे बड़ी कारण बनता है हार्मोनल कंडीशन। हार्मोन, लड़कों में एक हार्मोन आता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो बचपन की अवस्था में जब बच्चा आता है उस समय हार्मोन नहीं होते। ये आमतौर पर यौवनारंभ आता है, उस दौरान निकलना चालू होता है। बनते कहाँ है? तो वृषण में। वृषण में जैसे ही कोई लड़का यौवनारंभ अवस्था में चला आता है, वैसे ही उस लड़का के वृषण में एक प्रकार के हार्मोन स्रावित होना चालू करता है, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। और उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है? जैसे ही स्रावित होने लगते हैं वृषण में, वैसे ही वो प्रेरित करता है पुरुषों के जितने भी लैंगिक अंग, ये सब आप देख रहे हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑफर, सबको प्रेरित करता है अपना अपना काम करने के लिए। कहता है जो भी तुम्हारा काम है करो, लेकिन यानी एक्टिव करने का काम करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है पुरुषों के लैंगिक अंगों को एक्टिव करता है, यहाँ पर
सक्रिय करता है, काम करने के लिए प्रेरित करता है। और समझिए, पुरुषों के जो वृषण होते हैं, वृषण में पाया जाता है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका, इस कोशिका को यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है प्रेरित करता है विभाजन करने के लिए, बार बार विभक्त होने के लिए, ताकि नई कोशिकाओं का निर्माण हो सके। और जो नई कोशिकाएं बनती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स कहलाता है। यहां देखिए, स्पर्मेटिड्स कहलाता है। इस स्पर्मेटिड्स सर्टोली कोशिका को विभक्त होने के परिणाम से बनने वाली जो नई कोशिकाएं हैं उसे स्पर्मेटिड्स कहते हैं। और इस स्पर्मेटिड्स को शुक्राणु बनने में 64 दिन का वक्त लगता है। 64 दिन में यह शुक्राणु बन जाता है। याद रखिए, सर्टोली कोशिका से विभक्त होने के बनने वाले जो स्पर्मेटिड्स है वो 64 दिनों के बाद क्या बनता है? शुक्राणु बन जाता है। 64 दिन के बाद शुक्राणु बनता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि स्पर्मेटिड्स जो है परिपक्व होकर के, मैच्योर्ड होकर के शुक्राणु के रूप में परिणत हो जाता है। या यूं कह दीजिए कि शुक्राणु का अपरिपक्व अवस्था, अनमैच्योर्ड फेज जो है वो क्या कहलाता है? स्पर्मेटिड्स कहलाता है। ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि स्पर्मेटिड्स को शुक्राणु बनने में कितने दिन का वक्त लगता है? तो 64 दिन का, यानी 64 दिनों का। यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो था इसमें वृषण में पाया जाने वाला सर्टोली कोशिका को विभक्त होकर के स्पर्मेटिड्स बनाने पर मजबूर करता है। कहता है कि तुम अपना विभाजन करो और स्पर्मेटिड्स कोशिका का निर्माण करो। और फिर स्पर्मेटिड्स कोशिका 64 दिन के बाद क्या बनता है? शुक्राणु बन जाता है, स्पर्म बन जाता है। अधिवृषण के अंदर, इपिडिडाइमिस के अंदर, ठीक है, अधिवृषण के अंदर अब शुक्राणु यहां बनता है। तो शुक्राणु यहां बनने के बाद, यानी वृषण में बनने के बाद, शुक्राणु का कहीं गोदाम तो होगा। वृषण तो सब फैक्ट्री है, कारखाना है जो बना रहा है। स्टोर कहां होगा? स्टोर होता है शुक्राशय में जाकर, सेमिनल सेक में जाकर के। सेमिनल सेक में जाकर के शुक्राणु जो है स्टोर होता है, भंडारित होता रहता है। लेकिन यहां पर कारखाना है। वृषण, कोई कहे कि शुक्राणु बनता कहां है? तो वृषण में। और शुक्राणु रहता कहां है? तो शुक्राशय में। प्रश्न क्या पूछ रहा है, इस पर ध्यान देना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। शुक्राणु बनता कहां है? वृषण में, लेकिन रहता कहां है? शुक्राशय में रहता है। और फैक्ट्री में शुक्राणु को बनने के बाद, मान लेते हैं उसका कारखाना है, तो गोदाम तक पहुंचने के लिए रास्ता तो होगा। उस रास्ता को आप देख रहे हैं ना, यहां से ये लंबी नली, इसको हम कहते हैं शुक्रवाही नालिका, भास डिफरेंसिया। शुक्रवाही नालिका कहते हैं जिस रास्ता से वृषण में बनने वाला शुक्राणु जिस नली से होते हुए शुक्राशय में पहुंचता है, उस नली को हम क्या कहते हैं? शुक्रवाही नालिका कहते हैं। अब सवाल उठता है कि यहां पर शुक्राणु आने के बाद, शुक्राशय में आने के बाद निकलता कब है? निकलता कब है? तो अगर हम महिलाओं की बात करते हैं सबसे पहले, तो महिलाओं में हम बताए थे कि महिलाओं का जो अंडाणु है वो प्रत्येक मासिक चक्र के 14वें दिन 1 की संख्या में निकलता है। नोट कीजिएगा, 1 की संख्या में मात्र। प्रत्येक मासिक चक्र के 14वां दिन, अगर 1 तारीख को मासिक चक्र आई तो अगला 14 तारीख हो जाएगा 14वां दिन। तो एक अंडाणु ही निकलेंगे, कभी कभी 2 भी निकल जाते हैं, जुड़वे बच्चे के कारण होते हुए, मैं बताऊंगा। लेकिन पुरुषों में ऐसा नहीं होता। पुरुष में न तो कोई मासिक चक्र आते हैं, न शुक्राणु अपने आप निकलते हैं, बल्कि ये लैंगिक क्रियाओं के द्वारा निकलते हैं, यानी सेक्सुअल संबंध बनाने के बाद निकलता है। यदि कोई पुरुष किसी फीमेल प्राणी के साथ, मादा प्राणी यानी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो उस दौरान शुक्राशय में पाए जाने वाले शुक्राणु निकलते हैं। किस रूप में? शुक्रिय तरल के रूप में। यानी जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उस दौरान क्या होता है कि शुक्राशय से एक प्रकार का तरल निकलता है, लिक्विड निकलता है, द्रव निकलता है। क्योंकि शुक्राशय से निकल रहा है तरल, इसलिए हम इसको कहते हैं शुक्रिय तरल। शुक्रिय तरल कहते हैं, सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है।
और इसका मात्रा कितना होता है? इसका मात्रा होता है कुल वीर्य का, जितना वीर्य निकलते हैं। चूंकि एक बार में एक मैथुन में किसी पुरुष से 5 ml वीर्य निकलते हैं, 5 ml वीर्य निकलते हैं, तो 5 ml वीर्य का 60 से 70% क्या होता है? सुक्रिय तरल होता है। 60 से 70% क्या होता है? सुक्रिय तरल होता है। अब इस सुक्रिय तरल में 60 से 70% में 80 से 100 मिलियन कौन होता है? शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, शुक्राणु। 80 से 100 मिलियन शुक्राणु होते हैं। उसके अलावा सुक्रोज, फ्रुक्टोज, सारा कुछ इसके भोजन के लिए, शुक्राणु के भोजन के लिए इसमें से निकलते हैं, सब मिला करके। तो 60 से 70% सुक्रिय तरल होते हैं। और सुक्रिय तरल इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि शुक्राशय से निकलने वाला तरल है, लिक्विड है, इसलिए सुक्रिय तरल कहा जा रहा है। कुल वीर्य का कितना? 60 से 70%। और इस 60 से 70% में कितना? 80 से 100 मिलियन क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी 80 से 100 मिलियन, समझ सकते हैं आप। यहां से निकलने वाला सुक्रिय तरल आगे बढ़ता है तो मिलता है कौन? प्रोस्टेट ग्रंथि। अब प्रोस्टेट ग्रंथि जब मिलता है तो उसी दौरान प्रोस्टेट ग्रंथि भी अपने पास से एक प्रकार का तरल को निकालता है, जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं? प्रोस्टेटिक तरल। शुक्राशय से निकलने वाला तरल को सुक्रिय तरल, प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला तरल को प्रोस्टेटिक तरल कहा जाता है। अब ये लगभग 30%, 20 से 30% होता है, 20 से 30% होता है। अब देखिए 20 से 30% अगर जोड़ते हैं तो 60 में 30 जोड़ दिए तो 90, और 70 में 20 जोड़ी तो 90, यानी 90 वीर्य का 90% हिसाब बन चुका है। उससे आगे अगर बढ़ता है वीर्य, आगे निकलना है इसको, तो यहाँ काउपर ग्रंथि मिलता है। अब इससे भी एक तरह का तरल निकलता है जिसको हम कहते हैं काउपर तरल। काउपर तरल ये 10% होते हैं लगभग। कुल मिला के वीर्य का 100% बन जाता है। किसके? अगर कोई पूछे कि वीर्य में कौन कौन तरल पाया जाता है तो आप कहेंगे शुक्रिय तरल 60 से 70%, प्रोस्टेटिक तरल 20 से 30%, और 10% का तो होता है काउपर तरल। काउपर तरल होते हैं। और इसी में सुक्रिय तरल जो 60 से 70% है, उसी में 80 से 100 मिलियन शुक्राणु होते हैं, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। और एक बार में कितना वीर्य बाहर होते हैं? 5 ml, 5 ml वीर्य बाहर होते हैं, याद रखना है। आगे बढ़िए। अब यहां से सीमेन जब है, वीर्य जो है आगे आता है और शिश्न के रास्ते, शिश्न यानी पेनिस के रास्ते मादा प्रजनन अंग में चला जाता है, जो मैथुन के दौरान। ये आमतौर पर जो शिश्न की आकृति है ना, शिश्न की आकृति जो होती है आमतौर पर हमेशा शिथिल होता है, सिकुड़ा हुआ अवस्था में होता है। लेकिन मैथुन के दौरान, सेक्स के दौरान क्या होता है कि ये अपेक्षाकृत कठोर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में समझिए। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही कोई पुरुष किसी महिला से शारीरिक संबंध बनाने की बात सोचता है या बनाता है, उस दौरान पुरुषों के वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की स्राव निकलने की जो मात्रा है वो बढ़ जाता है। और जैसे मन सोचने से ही मेंटल तौर पर ही क्रिएट होता है। यानी आप जैसे ही किसी महिला के बारे में, सेक्सुअल प्रवृत्ति के बारे में आप सोचते हैं, उसके के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, वैसे ही आपके वृषण से क्या होगा? पुरुषों के वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा निकलने लगते हैं। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा जब निकलेगा तो उसी दौरान क्या होता है कि इस पुरुषों के पेनिस में, शिश्न में कार्पस कैवर्नोसम और कार्पस स्पंजियोसम नाम का 2 स्पंजी उत्तक पाए जाते हैं। कार्पस कैवर्नोसम और कार्पस स्पंजियोसम नामक स्पंजी उत्तक में, स्पंजी उत्तक यानी खोखला जगह अंदर में होता है, उसमें तेजी के साथ रक्त भरने लगता है। रक्त यानी ब्लड इसमें आने लगता है। और जितना तेजी के साथ ब्लड का प्रवाह इसमें होगा, आएगा, उतना ही तेजी के साथ, उतना ही ज्यादा पुरुषों का जो शिश्न है अपेक्षाकृत मैथुन के दौरान कठोर हो जाता है, कड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैथुन की क्रिया संपन्न हो जाती है, यानी कोई पुरुष किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध जो बना रहा था वो हो गया, तब क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का निकलना कम होता है। और टेस्टोस्टेरोन का निकलना जैसे ही कम होगा, इसमें से रक्त जो आया हुआ था, तेजी से भरा हुआ था, वो रक्त का प्रवाह भी धीरे धीरे कमता है, यानी बाहर निकलने लगते हैं। और शिश्न जो है, पेनिस जो है, पुनः
शिथिल पड़ जाता है, सिकुड़ा हुआ अवस्था में चला आता है। इस तरह से आपका पूरा नर प्रजनन तंत्र काम करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के पास ही मूत्राशय आकर मिलता है। मूत्राशय दो इस तरह से मूत्राशय में बनता रहता है मूत्र, और इस तरह से इसी रास्ता से, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर के एक ही रास्ता है वीर्य के लिए और मूत्र के लिए। यहां से दोनों के लिए एक ही रास्ता होता है। इस तरह की और भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए, आप उसका लाभ ले सके, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह की तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ ले सके और दूसरे को भी बता सके। द्रविड़ बायोलॉजी क्लासेस चैनल का नाम है। आप अपने सगे संबंधियों को भी बताइए कि ISC 11 और 12 बायोलॉजी का हर एक क्वेश्चन को डील करके इस चैनल पर डाला जा रहा है। एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा रहा है। अतः आप अपने सगी संबंधियों को भी बताइए इस चैनल के बारे में और लाभ ले सके। मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए और लाइक जरूर करें।